हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं। सईद नकवी साहब से जब भी हम बात करते हैं कुछ कुछ बहुत कुछ बल्कि नया सीखने को मिलता है। आपने पूरी जिंदगी ग्राउंड जीरो से जर्नलिज्म की है। 110 मुल्कों से ज्यादा जो शख्स रिपोर्ट कर चुका हो, उसने कितना कुछ सीखा समझा होगा दुनिया के बारे में, वो उनके हर इंटरव्यू में जाहिर होता है। पता चलता है कि आखिर कितना कुछ खजाना है जिससे हम मुस्तफीद होते हैं, जिससे हम फायदा उठाते हैं। आज जिन इशूज पर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे, वो एक बिल्कुल नए पहलू पर, जो ये जंग शुरू हुई यूक्रेन की, उसमें एक तरफ तो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के लोग मुसलसल परेशानी में हैं, जितने कंबल उनके पास हैं वो सब ओढ़ करके सोते हैं। यानी वो जो गैस का और ईंधन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वहां के लोगों की जिंदगी बहुत सख्त हो रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर ही आई है कि जेलेंस्की ने ये कहा है कि रूसी चर्च यहां खुफिया और रूस के लिए एक तरह से खुफिया इत्तलात इकट्ठा करने का एक सोर्स बनी हुई है और हम इससे आजादी चाहते हैं। ये बहुत ही अहम बात है। अब एक मजहबी बहस छिड़ी है, तकरीबन ऐसे माहौल में जहां मजहब के मानी बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। बहुत कम लोग आपको चर्च जाते हुए नजर आते हैं। यूरोप वगैरह में देखें तो अक्सर चर्चेस को जो है वो या तो मुसलमानों ने खरीद लिया है, मस्जिदें बना लिया है, या दूसरे इस्तेमाल में आ रही हैं। तो इस पर हम सईद नकवी साहब से समझेंगे कि आखिर ये क्या कुछ मोड़ है नया, और जेलेंस्की इससे क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, जिसकी खबर हम आपको अब से पहले दे चुके हैं। उस पर भी हम जानेंगे क्या कुछ है। और ईरान बार बार अपनी ताकत का इजहार भी कर रहा है, लेकिन वहां से प्रोटेस्ट की भी खबरें आ रही हैं। ईरान के मीडिया में वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही, मगरबी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि शुरू से हम, जब से फरवरी में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन जंग, जिसे रूस स्पेशल ऑपरेशन का नाम दे रहा है, वो अपनी तरफ से भी उसे जंग नहीं कह रहा है। हालांकि उसने 4 इलाके एक तरह से आजाद करा करके और वो अपने मुल्क के साथ शामिल भी कर लिए हैं। लेकिन अब जेलेंस्की ने ये कौन सा पासा फेंका है, क्या कुछ कहा है, ये जो रशियन चर्चेस के बारे में उन्होंने कहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जो आपने पहले सरसरी तौर से कहा कि यूक्रेन की जंग, लेटेस्ट उसमें यह था कि पुतिन इस बात पे मान गए हैं कि अमेरिका से बातचीत हो। अब अमेरिका कह रहा है कि बातचीत तभी हो जबकि वो आप 4 इलाके छोड़ दें, जो कि वो आसानी से छोड़ने वाले अभी नहीं। मीनवाइल जेलेंस्की, अब ये आजकल लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी बताना इसलिए जरूरी हो गया है कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट है, वरना एक जमाने में ये बातें नहीं की जाती थी। अब जेलेंस्की साहब यहूदी हैं, बल्कि एक जमाने में ये कहा जाता था कि यूक्रेन इजराइल के बाद सबसे अहम यहूदी मरकज बन सकता है। एक वक्त प्राइम मिनिस्टर भी यहूदी थे। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जरा सा विस्तार से अगर मैं बताऊं, जी जी जी। आप लोगों को याद ना होगा, लेकिन ब्रेजनेव, बड़े बड़े लीडर वहां के, रूस, सोवियत यूनियन के, गर्मियों में छुट्टी के लिए जाते थे तो वो कीव जाते थे। कीव उनका हॉलिडे रिजॉर्ट था, वहां डाचा था, डाचे थे उनके, यानी शैटोज थे, विलास थे, वगैरह वगैरह। पानी वहां का बड़ा अच्छा समझा जाता था, सल्फर स्प्रिंग्स थे,
ये इस तरह की चीज। अहमियत उसकी ये थी कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है रूस को जो कवर करता है, उसका मरकज कीव में है। अब ये तो वैसे ही हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा है और मक्का हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा है और सोमनाथ पाकिस्तान में है। इस तरह इस नवियत का मामला है ये। अब उन्होंने कहा कि यहां से जितने रूसी स्पाइज हैं जो इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, अब ये कहां तक जाएगी बात, उन्होंने एक बात छेड़ी है। जैसे धरती की तहों को कोपले छेड़ती है, फिर वहां से पेड़ स्प्राउट करते हैं। ये उन्होंने एक चीज छेड़ी है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसके पर्दा बहुत से अफसाने हैं जो कि हमारे बहुत से सामीन, बहुत से व्यूअर्स नहीं जानते। ऑर्थोडॉक्स चर्च है क्या? भाई, प्रोटेस्टेंटिज्म आई जब मार्टिन लूथर ने, जो कि एक जर्मन थियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ब्रेक किया कैथोलिक चर्च से। तो वो था इब्तिदा प्रोटेस्टेंटिज्म की। 11वीं सेंचुरी में एक ब्रेक हुआ पेपेसी से, यानी पोप की सरकार से। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ये बिल्कुल अलग एक चर्च बन गया उसके बाद। यानी अगर आप यरूशलेम जाएं और यरूशलेम में जो चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, उसमें 3 हज़ार दिखाई देते हैं। एक, आप अंदर जाइए तो आपको एक तो ऑर्थोडॉक्स वाला कहेगा ये अंदर चलिए, एक कैथोलिक कहेगा अंदर चलिए। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पांडे करते हैं अपने बनारस में, बिल्कुल वैसा हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो चर्च डिवाइडेड है। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है, इसका असर ग्रीस ऑर्थोडॉक्स, ये रशियन ऑर्थोडॉक्स, बेलग्रेड ऑर्थोडॉक्स, मैसेडोनिया ऑर्थोडॉक्स, अक्सर ये कीव, अब ये क्योंकि सोवियत यूनियन का हिस्सा था तो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च उनका सबका था। अब ये यहां रह गया है। इसकी नवीयत अब क्या है? जब 1991 में बॉस्निया की लड़ाई शुरू हुई, तो वो लड़ाई थी क्या? ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब उस अफसाने से लिंक करेगा। अभी नहीं तो कल वो आगे देखेंगे। क्या था उसमें? सर्बिया ऑर्थोडॉक्स, क्रोएशिया कैथोलिक। दूसरी जंग अजीम में सर्बिया ने एलाइज का साथ दिया था, क्रोएशिया ने एक्सेस का साथ दिया था, यानी जर्मन का साथ दिया था। जब यूगोस्लाविया टूटने लगा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये बात कही गई और बहुत एम्फसाइज की गई, भाई हम लोग सब मिलके इनमें से अगर रिकग्नाइज करेंगे तो मिलके रिकग्नाइज करेंगे। अगर स्लोवेनिया को करना है या क्रोएशिया को करना है या सर्बिया को करना है या मॉन्टेनीग्रो को करना है या मैसेडोनिया को करना है, ये सब इलाके वो हैं
कि हम एक पॉलिसी होना चाहिए। इसमें उन दिनों में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे बहुत पावरफुल, गेंशर। गेंशर ने क्या किया कि इन सबसे पहले उसने क्रोएशिया को, पहले वो जाके मिला जागरेब में, वहां के जो सबसे बड़े कार्डिनल है, कार्डिनल कुकरेज उनका नाम था, जागरेब में, और उनसे बात की। कुकरेज गए रोम, पोप से बात की। ये सब तय करके गेंशर ने अनाउंस कर दिया रिकग्निशन ऑफ क्रोएशिया, कि हम इसको रिकग्नाइज करते हैं एज अ स्टेट। अब साहब वहां एक हुल्लड़ हंगामा, ये तो एक्सेस आ गई फिर भाई। दूसरी जंग अजीम, जर्मनी, जापान, ये एक्सेस पावर्स थी जो कि लड़ी थी। और अभी ये देखा जा रहा है कि जर्मनी और इटली, बाय द वे, हाँ, इटली वो तो वहां मुसोलिनी तथा फादर था फैशिज्म का। तो ये सब पावर आप देखिए, यहाँ इटली मिल गई, जर्मनी मिल गई जो कि कैथोलिक था। तो एक ये जंग बढ़ी, और इसमें फिर बीच में बोस्निया में मुसलमान, ज्यादातर सर्बियन एक्सपेंशन और क्रोएशियन रेजिस्टेंस, इस बीच में वो पिसे। जब वो पिसने लगे तो एक रिचर्ड हॉलब्रुक, बहुत बड़े डिप्लोमेट थे अमेरिकन के, उनको बुला के लाया गया कि भाई इस मसले को हल करो। वो डेटन अकॉर्ड्स कहलाते हैं, डेटन जगह है जहां पे सब तरफ उन्होंने क्या किया। देखिए, आपको याद हो कि बहुत दिनों से अतातुर्क के बाद ही ये शुरू हो गया था कि तुर्की यूरोप का हिस्सा होगा। बहुत आगे बात बढ़ गई थी, लेकिन वहां बहुत बड़े बड़े लोग, मसलन जिस्का d'Estaing, जो कि बहुत माने हुए प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूरोपियन कल्चर इज क्रिश्चियन, देयर इज नो स्पेस फॉर अ मुस्लिम स्टेट। यानी ये हमारा क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में तुर्की ही क्या जगह है, ये उसने कहा, माना नहीं गया। ये वो यूरोप की ककड़ी अभी तक लटकी हुई है बाय द वे। अच्छा, यहां तो यूरोप हो नहीं सकता, और यहां बोस्निया मुस्लिम स्टेट है। तो अब हॉलब्रुक क्या करें? क्या यूरोप में एक मुस्लिम स्टेट तैयार कर दें? बड़ा मसला था साहब, क्या करें? तो उन्होंने एक 3 लेगेड रेस, यानी एक हिस्सा सर्बिया का ऑटोनोमस लेकिन क्रोएशिया के साथ, एक हिस्सा ऑटोनोमस लेकिन सर्बिया के साथ, यानी आजाद ये ना होने पाए और इनका एक फ्री इस्लामिक स्टेट न बनने पाए। इधर तो ये चल रहा था। उधर मैडलिन ऑलब्राइट आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि ये तो मौका है। देखिए, वहां 2 तरह के विजन्स हैं वॉशिंगटन में। एक तो कि कोल्ड वॉर, अमेरिका सोवियत यूनियन, और एक बड़ा यूरोपियन सेंट्रिक व्यू। मैडलिन ऑलब्राइट उस यूरोपियन सेंट्रिक व्यू को रिप्रेजेंट करती थी, ब्रेजिंस्की भी उसको करते थे, लेकिन मैडलिन ऑलब्राइट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी। उनके जमाने में 78 दिन की बॉम्बिंग हुई सर्बिया की। क्यों?
क्योंकि सर्बिया अल्बेनियंस को अपनी, सर्बिया के अंदर एक हिस्सा था कोसोवो, जहां पे मेजॉरिटी अल्बेनियन मुस्लिम थे, और ये था कि ये आजाद हो जाए। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, रशियंस उनके साथ थे, ये नहीं होने देंगे। उसने, अब देखिए, अमेरिका बाकायदा 78 दिन की बमबारी कर रहा है ताकि एक मुसलमान मुल्क बन जाए। यानी जिद में ये, इसमें हुब्बे अली कम, बुग़्ज़े मुआविया ज़्यादा। यानी ये इसलिए कि ये रूस को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि ये सब सदर्न स्लाव्स हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स चर्च के हैं। वहां हमने एक शिगाफ की है। अब शिगाफ तो कर लिया आपने। इन्होंने क्या किया कि वहां पे प्रिस्टिना और कोसोवो का जो इलाका है, अनफॉर्चुनेटली ये वो है कि जहां, फर्ज करिए कि हिंदुस्तान में एक बिल्कुल मुस्लिम एन्क्लेव बन जाए, जिसमें बनारस भी हो, मथुरा भी हो, अयोध्या भी हो, और ये ऋषिकेश भी हो, हरिद्वार भी हो, गंगा भी हो, जमुना भी हो, ये सब आप इसको बना दें एक मुस्लिम स्टेट, तो ये तो दीवानगी होगी ना। अब वहां क्या हुआ है कि वो मुस्लिम स्टेट जो बनी है कोसोवो की, उसमें जितने भी गिरजे, मॉनेस्ट्रीज, पुरानी पुरानी, यानी डेचान की मॉनेस्ट्री अगर आप देखें तो आप बिल्कुल हैरान हो जाए, कितनी खूबसूरत। इन लोगों ने ये सब ऑर्थोडॉक्स चर्च की है। वहां कोसोवो का नाम मशहूर क्यों है? वहां एक बैटल ऑफ कोसोवो हुई थी। इनमें कोसोवो की बैटल हुई थी, उन दिनों में ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर पुश कर रहा था यूरोप की तरफ। सब बड़े लड़ाकू लोग थे। इनके एक स्पिरिचुअल और लीडर थे सालाजार। उन्होंने वहां पे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कोसोवो के मैदान में। वो बैटल, उस मैदान का नाम है ब्लैक बर्न। वहां पे ये जंग हुई। वहां कोसोवो का मॉन्यूमेंट है। वहां ये लोग हारे, लेकिन सर्ब्स हार को, उसकी तकरीब बाकायदा होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? उनका ये कहना है कि कोसोवो में हमने मुसलमानों को रोका, वरना इस्लाम यूरोप चला गया था। तो वो उसका क्लेम करते हैं, और उसकी बहुत अहम जगह है कोसोवो, जहां हुकूमत अमेरिका ने बनाई है मुसलमानों की। अब आप कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए, यानी जो जिस चीज को छुआ है ज़ेलेंस्की साहब ने कीव में, इसके रेंगते हुए ये कीड़ा, ये छछूंदर की तरह ये पहुंचेगा तमाम जगह। ये भी इब्तिदा है, इसके तमाम जगह। मसलन ये वक्त जाया ना लूंगा ज्यादा, कोसोवो का एक हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है, जो कि कोसोवो और सर्बिया के बीच में, वहां सर्ब्स रहते हैं। यानी इस मुस्लिम मुल्क में एक एन्क्लेव ऐसा है जिसमें कि सर्ब्स रहते हैं, और ये एन्क्लेव सर्बिया से जुड़ा हुआ है। अब इसको जिस दिन किसी झटके में सर्बिया के साथ रूस अगर करवा दे तो, लेकिन ये इसलिए नहीं छोड़ रहे कि ये सर्बिया से मिलना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कोसोवो को वापस लेना।
क्योंकि मैं इनके एक पहचान, एक मैं उस पर थोड़ा सा उसके नतीजे तक आना चाहता हूं जल्दी से कि इसका आगे क्या असर होगा। जो ये उन्होंने जासूस बता दिया रूस का, तो ये क्या कर सकते हैं ज़ेलेंस्की, क्या करेंगे? क्या उन मजहबी मकामात या उनको किस तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे रूसियों से, या क्या कुछ है? जंग पर क्या असर पड़ने वाला इस बात का? मैं वहां आने से पहले आपको एक वाकया कोसोवो का सुनाने वाला था, जबकि हाँ आपने ये सवाल कर दिया। हाँ, ये इस सवाल का जवाब मैं वक्त की दूंगा। कमी की वजह से, वक्त की कमी की अच्छा, वजह से। जी जी। वो एक छोटा सा किस्सा था। हाँ वो ये कि इससे आपको अंदाजा, अजीब और गरीब जगह है साहब। हाँ। देचान मॉनेस्ट्री मुस्लिम स्टेट ऑफ कोसोवो में है। उसकी हिफाजत इटालियंस करते हैं। हम्म कोसोवो में हर इस खित्ते की हिफाजत कोई यूरोपियन मुल्क करता है। ये हम्म यूनिक है। यानी हम्म यूरोपियन फोर्सेस बाकायदा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह है। एयरपोर्ट पे रूसी है। हम्म ये तस्वीर बनती। अब हम गए देशान में। तब शाम को 5 बजे एक पादरी, एक प्रीस्ट, हम्म एक चीज होती है उसको कहता है टैलेंटॉन, तो लकड़ी का, उसको यूं यूं घुमाता है तो उससे एक आवाज ऐसी बनती है जो कि बहुत दूर ना जाए लेकिन अंदर बड़ी पावरफुल हो। और वो जनाब 6-7 चक्कर लगाता है मॉनेस्ट्री के, ये बजाता हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहने लगे ये हमारी ट्रेडिशन है। हम वार्न करते हैं अपने पादरियों को सोने से पहले कि देखो वहां से ऑटोमन फोर्सेस आ सकती है। यानी अभी तक आप समझेंगे नहीं, अभी तक हाँ। तैयारी। और आप है और कोसोवो में। बस इतनी बात मुझे बतानी थी। आपका सवाल बहुत अहम है, इसीलिए क्योंकि क्योंकि अभी कल परसों ही इन्होंने ये बात छेड़ी है। अब ये कहां तक जाती है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये मामूली और ये निगोशिएशन का एक एंगल है जिसके लिए कि अब वो तैयार हो रहे हैं। हाँ, यानी ये जिस तरह से अभी पिछले 2-3 हफ्तों में बात आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से बातचीत की कोशिश हो रही है रूस से, और अब जब रूस तैयार हो गया तो फिर अमेरिका ने फिर वो पख लगा दी कि साहब ये जो आपने लिए हैं इनको वापस करो। तो ये जंग खत्म होने से पहले के कुछ पासे हैं जो आगे पीछे हट रहे हैं, और जो कुछ हालत है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह और नॉर्थ कोरिया पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। हिजबुल्लाह के बारे में तो ये डिटेल आई है कि उनको, हिजबुल्लाह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं उन उन कंपनियों को, और हथियार खरीदने में जो आसानी, फैसिलिटेटर का काम करते हैं, उनके कुछ इंडिविजुअल्स के नाम आए हैं उनको। और इसी तरह से नॉर्थ कोरिया पर भी जो डिफेंस से रिलेटेड कुछ बड़े अफसरान हैं उन पर पाबंदियां लगाई हैं। अब यानी अमेरिका के लिए क्या ये दो ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा? इजराइल में एक तरफ बहुत ही राइट विंगर्स की हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें खुद ऐसा लग रहा है कि ट्रैप में फंस रहे हैं नेतन्याहू, जो अब से पहले अब्राहम एकॉर्ड को एडवोकेसी करते रहे उसकी, वो अब उसको भी रिजेक्ट करने वाले लोग हुकूमत में आने वाले हैं। और इस वक्त में ये अमेरिका ने जो कदम उठाया, क्या है ये आतशबाजी को डिस्ट्रीब्यूट करना दुनिया के तमाम इलाकों में, क्योंकि बुनियादी चीज जो है, बुनियादी फोकस है, बुनियादी फोकस इस वक्त तो दरअसल इंटरनल अफेयर्स है। अब उनके यहाँ भी है कि अब तैयारी शुरू हो गई है 2024 के इलेक्शंस की। वहां ये तैयारी, अब उसमें यूक्रेन है, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। शुरू में क्या था, आपको याद हो मार्च में बाइडेन साहब, बुचर, ही मस्ट गो, बुचर एंड ही मस्ट गो। अब वो तो डटा हुआ है
उसकी तो अभी तक रेटिंग्स बहुत ऊपर हैं। आपके यूरोप में खलफिशार है, सर्दियों का मामला है, इकोनॉमी दुनिया की डूब रही हैं, सब परेशान हैं। ये कौन सा खेल, ये क्या जंग लड़ी आपने कि सारी दुनिया जिसमें मुलविस हो गई, और अभी तक आपके मुंह से ये नहीं निकला कि ये जंग हमने इसलिए लड़ी कि ये तो कोई मानने को तैयार है। जितने समझदार लोग हैं वो ये नहीं मान रहे हैं कि ये अनप्रोवोक्ड इन्वेजन था रूस का। अब ये कन्वेंशनल विजडम नहीं है, ये है आपने प्रोवोक किया, आपने, और एक दफा नहीं, आप शुरू से कर रहे हैं। 2008 में बुखारेस्ट समिट हुई। अरे साहब, बुखारेस्ट समिट का किस्सा भी मैसेडोनिया से मिलता है। आपने वहां बुश साहब ने जो ममालिक लिस्ट किए उसमें मैसेडोनिया भी था कि मैसेडोनिया को भी नेटो में हम लेंगे। फौरन साहब ग्रीस खड़ा हो गया। अब ग्रीस तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ये हम ना होने देंगे। वो क्यों? क्योंकि मैसेडोनिया के नाम पे झगड़ा है। मैसेडोनिया वो इलाका है ग्रीस का जहां के अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुए थे। ये नाम इन्होंने कैसे ले लिया है और ये नेटो में कैसे चले जाएंगे? यानी अजीब अजीब तरह के झगड़े हैं। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस वक्त मेरे ख्याल में सिवाय इसके कि पावर का ये एक्सरसाइज, ये ना समझो दुनिया अमेरिकन डिक्लाइन की बात कर रही है, अमेरिकन हेजेमनी के खत्म होने की बात कर रही है। ये ना समझो हम हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, हमारे पास डॉलर है और है। अब देखो, तो गोया यह है कि ये ना समझो हाँ कम हो गए, हाँ वो रुतबा नहीं जो था, मगर सीधा दिलेरी मत करना। देखो हमने क्या किया नॉर्थ कोरिया के साथ, देखो हमने क्या किया हिजबुल्लाह के साथ, देखो हमने क्या किया ईरान में मदद दे रहे हैं हम उनके प्रोटेस्ट को। देखो, और हम खामोश हैं इसराइल के ऊपर, जहां हम ही ने परसुएट करके उन्हें एब्राहमिक अकॉर्ड्स उन पे थोपे कि भाई एब्राहम का क्या मतलब, एब्राहमिक अकॉर्ड्स का क्या मतलब है? मतलब तुम सब एक ही जद के हो, तुम लोग सब एक ही बाप से हो, तुम लोग सब एक ही सोर्स से हो। हजरत इब्राहिम तुम्हारे भी हमारे भी, लिहाजा ये जंगे बंद करो, तुम हम एक हैं इब्राहिम के रिश्ते से, इब्राहिम के रिश्ते से हम तुम एक हैं, लिहाजा अब मिलो। ठीक है, अमेरिका बहादुर ने ये बेच दिया। अब वहां अंदर ये खलफिशार आया कि नेतान्याहू जिनके ऊपर मुकदमे हैं करप्शन के, वो इलेक्शन जीत के फिर आ गए। अब वो आ गए तो उनके पास कोalition बनाने वाला कोई नहीं। जो बना सकते हैं उनके साथ वो कहते हैं पहले इब्राहिमिक अकॉर्ड से छोड़ो, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एक झंझट है, एक जंजाल में फंसे हुए हैं, और ये इसको कोई बहुत ज्यादा शातिराना चाल न समझना चाहिए। अच्छा, आखिर में अभी अमेरिका के ईरान से मुताल्लिक एक नुमाइंदे हैं, खास एलची, जिनका नाम है रॉबर्ट मेले। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पॉडकास्ट को एक इंटरव्यू में पिछले दिनों कह दिया कि अगर बातचीत कामयाब ना हुई, यानी अमेरिका की शर्तें अगर ईरान ने ना मानी जो वो चाहते हैं उस न्यूक्लियर अकॉर्ड में, तो बाइडेन फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब इसे आप कितना सीरियस या नॉन सीरियस, क्या क्या कुछ समझते हैं, क्या है? भाई ये तो आपके मोहल्ले में जो दादा है वो कहता उसको मना कर लो वरना मैं घुस के मारूंगा। ये तो वही है, यानी इस वक्त कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप कोई दूसरा
जंग या कोई दूसरा एक्शन करेंगे। ये महज एक जिसको कि हमारे यहाँ गीदड़ भपकी कहते हैं, वो है। ये बहुत अहम है। और वो गीदड़ भपकी से सोचता है शायद कि अब भी मेरा कहीं काम चल जाएगा, लेकिन अब उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा। ये उसकी एक बड़ी परेशानी है। सही है। लेकिन अब देखिए, हाँ, जिन से उनके झगड़े, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, चीन उन्होंने बहुत प्ले अप कर दिया उनके कोविड को, ईरान प्रोटेस्ट में फंसा हुआ है, इनको नसरुल्लाह को यहाँ फंसाने की कोशिश है, नॉर्थ कोरिया को। अब देखिए, जिससे हमारे झगड़े हैं, देख लो, हमको ये ना समझना कि हम खत्म हो गए हैं। हमारे पास वो कुव्वतें हैं कि हम इस दुनिया को अभी हिला सकते हैं। ये एक गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, ताकत का दिखावा भी है। लेकिन बहरहाल दुनिया में अब वो, जैसा कि आपने अब से पहले कहा कि आपने अब से पहले कहा कि भैया की चलती नहीं, अब तकरीबन ऐसी बात आ गई। यही है। हमने आपको किस्सा बताया था कि हमारे गांव में गंगा के उस पार जमींदार थे, उनका सब चला गया। जब 1952 में जमींदारी एबॉलिशन हुआ तो उन्होंने कुछ 6 बंदूकें, शॉटगन और कुछ कारतूस, एली कारतूस वो रख लिए थे और सब खत्म हो गया था। तो लोग आते थे, भैया देखिए वो फला जगह का सरपंच जो है, हम कहते हैं हम आपके आदमी हैं, तो और लपक के मारता है। अच्छा, उठाओ बंदूक। तो वो बंदूक लेके एली कारतूस जेब में भर के निकल जाते थे। वो दादागिरी उनकी तब तक चली जब तक कि उनके कमरे में एली कारतूस थे, फिर वो खत्म हो गए। बहुत है, इनके पास ये खत्म होंगे नहीं। लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी। इस वक्त बहुत परेशान है। वो परेशानियां हैं क्योंकि कभी पिछले 50-60 साल में ये सिचुएशन दुनिया की इकोनॉमी की, उसकी सिक्योरिटी की, उसके हर तरह की अनसर्टेनिटी की, अरे सब आना जाना बंद है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने खास तौर पर जो चर्चेस की डिटेल्स बताई और उसकी बैकग्राउंड बताई, वो लोगों को मालूम नहीं है, और उसकी सियासी अहमियत क्या है वो भी आपने बताई। पीछे किन किन के झगड़े होते रहे, और अमेरिका ने यूरोप में एक मुसलमान स्टेट बनवा दिया। तकरीबन ऐसा ही कुछ ऐसा लगता है कि एक तरफ फिलिस्तीन में मुसलमान या दूसरे मुल्कों में मुसलमान, उनकी कोई परवाह नहीं। चीन में जो मुसलमान है उनके लिए बाकायदा वो आवाज उठाता है। ये बिल्कुल तकरीबन वो तो है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।